हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोस मिलेंगे आपको बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि चैप्टर होगा क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। तो जो ज्योग्राफी की बुक है आपकी, वो है भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, उसका चैप्टर नंबर 3 आंकड़ों का आलेखी निरूपण। चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत आपको इसमें हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा, हम परिचय देखेंगे, ये चैप्टर कहता क्या है, होता क्या है, कैसा है और टॉपिक कौन कौन से में पढ़ने हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे आलेखों, आरेखों और मानचित्रों के चित्रांकन के सामान्य नियम जो होते हैं, उसको भी हम साथ में देख लेंगे। अब चैप्टर का नाम जो है वो है आलेखों का, क्या नाम है, आंकड़ों का आलेखी निरूपण है ना। चैप्टर का नाम ये है आंकड़ों का आलेखी निरूपण। जो आंकड़ों का मतलब क्या है, तो डेटा, आंकड़ों के बारे में हम इतने परिचित हैं कि हम आंकड़ों को तो इतना पढ़ चुके हैं कि बहुत पढ़ चुके हैं। आंकड़े आपको याद होगा सबको ना, कि आंकड़ों के बारे में इतना सब कुछ पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा है अपन ने, चैप्टर 1 और 2 के अंदर आंकड़ों के बारे में पढ़ा है कि नहीं। तो आप बोलेंगे हाँ, 1 में भी पढ़ा है और 2 में भी पढ़ा है। 1 में क्या पढ़ा है कि आप कैसे उसको इकट्ठा करते हैं, कैसे उसको संग्रह करते हैं, डेटा कलेक्शन कैसे होता है, और थोड़ी सी बातें रिप्रेजेंटेशन की। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है आपने, क्या पढ़ा है, तो चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा है कैसे, हाउ टू प्रोसेस द डेटा, डेटा को कैसे आप प्रोसेस करते हैं, उसका कैसे उपयोग करते हैं, कैसे हम डेटा के माध्यिका बहुलक निकालते हैं। फिर हमने कई और प्रकीर्ण की कुछ विधियां देखी थी, है ना। तो हमने ऐसी कुछ कई सारे मेथड देखे थे, वो डेटा हमें पता था। अब जो डेटा आपको आया है, ये प्रोसेस तो हमने कर लिया। इस डेटा को आप कैसे निरूपित करते हैं, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के फॉर्म में, मतलब आलेखन कैसे करते हैं, मतलब चित्र, आलेखी मतलब चित्र बनाकर कैसे इसको आप बताते हैं, उस पर हम बात करेंगे। हम आंकड़ों को के विभिन्न प्रकार को दर्शाने वाले आलेख, आरेख और मानचित्र ये देख चुके हैं हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर देखा है। कक्षा 11वीं के अंदर भी हमने ये बातें करी है, वहां पर आपने देखा हुआ है। उदाहरण के लिए कक्षा 11वीं की पुस्तक भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 में आप पढ़ चुके हैं। तो पहला अध्याय उसका क्या कहता है, मानचित्र के बारे में कुछ कहता है। यहां पर आपने क्या पढ़ा था, तो यहां पर आपने पढ़ा हुआ था कि महाराष्ट्र में नागपुर जिले के उच्चावाच का मतलब क्या कहलाता है, ऊंची चीजें, मतलब ये पहाड़ आ गया, पर्वत, ऐसी कुछ चीजें, हाई ऑर्डर जो चीजें होती हैं उनको उच्चावाच कहते हैं। और ढाल, स्लोप क्या होगा, सील्ड क्या होगा, ढाल, जलवायु दशाएं, चट्टानों, खनिजों का वितरण, मृदा, जनसंख्या, उद्योग, सामान्य भूमि उपयोग और फसल प्रतिरूप को आपने चित्रित किया था। किस पर, मैप के ऊपर आपने दिखाया हुआ था सब कुछ। तो आपको पता होगा मैप के ऊपर हम कैसे दिखाते हैं, ऊंची जगह को लाल कलर से, मैदान को हरे से, खनिजों के लिए कुछ निशान बना देते हैं, वैसे हमने यहां पर देखा था। ये मानचित्र अनेक संबंधित आंकड़ों के एकत्रीकरण, संकलन और प्रक्रमण द्वारा तैयार किए जाते हैं ना। कैसे किए जाते हैं, अनेक संबंधित आंकड़ों के एकत्रीकरण, संकलन और प्रक्रमण के द्वारा तैयार किए जाते हैं। कि हमें डेटा को इकट्ठा करना पड़ता है, वैसे फिर हम उसको क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। तो आपने क्या कभी सोचा है कि यदि संबंधित सूचना या तो तालिकाबद्ध रूप में या विश्लेषणात्मक प्रतिलिपि में हो तो क्या होगा। मतलब अगर या तो ऐसी हो कि उसकी टेबल बना दी गई, इस तरीके से टेबल हमने कई सारे टेबल फॉर्म पढ़े हुए, ऐसी टेबल के रूप में मिल गया, या फिर विश्लेषणात्मक मतलब उसको डिटेल थ्योरी के रूप में आपको दे दी गई है, एनालिसिस कर दिया गया है। तो फिर क्या होगा, आप क्या करेंगे, शायद इस तरह के संचार माध्यम से दृश्यांकन को चित्रित करना संभव नहीं होगा। आप मैप नहीं बना पाएंगे, और आप मैप नहीं बना पाएंगे तो आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो जो हम इन मानचित्रों को प्राप्त करते हैं, वो मानचित्र हम इन विधियों से टेबल और विश्लेषणात्मक तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त जो कुछ बिना आलेखन रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके बारे में निष्कर्षों को निकालना समय को नष्ट करना ही होगा। मतलब आप यहां से फिर आप निष्कर्ष निकालना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, आलेख, आरेख और मानचित्र प्रदर्शित तथ्यों के बीच अर्थपूर्ण तुलनाओं को बनाने में हमारी क्षमताओं में वृद्धि करते हैं, हमारा समय बचाते हैं और प्रदर्शित लक्षणों का एक सरल दृश्य प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के आलेख, आरेख और मानचित्र बनाने की विधियों का वर्णन करेंगे ना। हम अध्याय के अंदर अलग अलग प्रकार की विधियों का यहां पर वर्णन करने वाले हैं, उनको यहां पर हम समझने वाले हैं। अब देखिए, आंकड़ों का प्रदर्शन कैसे होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है। तो आंकड़े उन तथ्यों की विशेषताओं का
वर्णन करते हैं जो वो प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो भी डेटा आपने स्टूडेंट के प्राप्तांक लिखे तो फिर वो क्या है, आपको जिस विषय के प्राप्तांक लिखे उसके बारे में बता रहे हैं कि इसमें बच्चे इतने होशियार हैं, इतने बच्चे कमजोर हैं, इतने बच्चे टॉपर हैं, इतने बच्चे फेल हैं। तो वो उनके विशेषताओं का वर्णन करते हैं, सारी चीजें वो लेकर रखते हैं और फिर उन्हीं के माध्यम से वो प्रदर्शित होती हैं। वे विभिन्न स्रोतों से एकत्रित किए जाते हैं। आप हो सकता है कि आपने क्लास 9, 10, 11, 12 सबकी भूगोल के नंबर सबके लिख लिए यहाँ पर, तो वो सभी क्या अलग अलग जगह से आपने डेटा इकट्ठा किया है। इन दिनों भूगोलवेत्ता, अर्थशास्त्री, संसाधन वैज्ञानिक और निर्णयकर्ता बहुतायत आंकड़ों का उपयोग करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा आंकड़ों का उपयोग करने लगे हैं ये सभी लोग। कौन कौन? भूगोलवेत्ता, अगर हम बात करें कि किस किस की हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पर अगर आप देखें भूगोलवेत्ता, अर्थशास्त्री, ये जो हैं ये बहुत अधिक आंकड़ों का उपयोग करने लगे हैं। तालिकाबद्ध रूप के अतिरिक्त आंकड़े कुछ आलेखीय मतलब आप देखें ग्राफ, कुछ आलेख बना देना, अथवा आरेखीय रूप में भी प्रदर्शित किए जाते हैं। मतलब ग्राफ के रूप में भी आपको देखने को मिलेंगे। दृश्य विधि का मतलब क्या होगा? तो दृश्य विधि का मतलब हो जाता है ना, दृश्य विधि की अगर बात करें तो उसमें जैसे आप देखें आलेख, आरेख, मानचित्र या चार्ट है ना, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके दृश्य विधि हो जाएंगी। आलेख, आरेख, मानचित्र और चार्ट के द्वारा आंकड़ों के रूपांतरण को आंकड़ों का प्रदर्शन कहते हैं ना। क्या कहते हैं? आंकड़ों का प्रदर्शन कहा जाता है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण का यह किसी भौगोलिक सीमा में जनसंख्या वृद्धि, वितरण तथा घनत्व, लिंगानुपात, आयु, लिंग संयोजन, व्यवसायिक संरचना आदि के प्रतिरूपों को सहज बनाता है। किसके किसके? कि आपको प्रस्तुतिकरण किसके? आंकड़ों का अगर आप प्रस्तुतिकरण करना चाहते हैं तो उसको क्या करता है ये, इन सबको क्या करता है? सहज बनाता है, सरल बनाता है। अब वो आंकड़े आप पे कुछ भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि आप क्या आंकड़े यहां पर लेने वाले हैं, क्या आंकड़े आप यहां पर लेने वाले हैं, तो अब आप किसी भी जगह की भौगोलिक सीमा, आप जनसंख्या वृद्धि में बात कर सकते हैं, उस सीमा के अंदर जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण और घनत्व, जनसंख्या में क्या वृद्धि हुई है, उसका वितरण कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, लिंगानुपात क्या है, मतलब महिला पुरुष का जो अनुपात है वो क्या है, आयु लिंग संयोजन क्या है, व्यवसायिक संरचना क्या है, इन सबको प्रदर्शित करना आसान बनाता है क्या? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। एक बार चीनी लोकतंत्र के अनुसार है ना, चीनी लोकतंत्र में क्या कहा गया? तो एक बार चीनी लोकोक्ति के अनुसार, लोकोक्ति मतलब कहलाती है कहावत जो वहां पर चलती रहती है, एक चित्र 1000 शब्दों को के बराबर होता है। एक चित्र अगर बता दिया गया है तो 1000 शब्दों के बराबर होता है, ऐसा कहा गया। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की आलेखी विधि हमारी समझ को बढ़ाती है। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की आलेखी विधि क्या करती है? हमारी समझ को बढ़ाती है और तुलनाओं को आसान बनाती है। और क्या करती है? और तुलनाओं को आसान बनाती है ना, तुलनाओं को आसान बनाती है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की विधियां एक लंबे समय के लिए है ना, एक लंबे समय के लिए क्या करती हैं? मस्तिष्क पर अपनी छाप आसानी से छोड़ जाती है ना। क्या होता है? मस्तिष्क पर आसानी से छाप छोड़कर चली जाती हैं इस प्रकार की विधियां, है ना। चलिए अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ेंगे तो सबसे पहला टॉपिक होगा आलेखों, आरेखों और मानचित्रों के चित्रांकन के सामान्य नियम, जनरल रूल्स ऑफ ड्राइंग ग्राफ्स, डायग्राम्स एंड मैप्स। इनके लिए जो जनरल रूल्स हैं उनके बारे में। आरेखों की रचना क्या होगी? कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम्स, कैसे हम बनाते हैं। वृत्त आरेख तो पाई डायग्राम, बिंदुकृत मानचित्र, डॉट मैप्स जो आते हैं उनको देखेंगे। वर्णमात्री मानचित्र है ना, तो उनके बारे में बात करेंगे। वो सम्मान रेखा मानचित्र है ना, सम्मान रेखा मानचित्र मतलब, तो इनके बारे में बात करनी। ये हमारे टॉपिक होने वाले हैं जिनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं करके। तो बात करते हैं आलेखों, आरेखों और मानचित्र के चित्रांकन के सामान्य नियम के बारे में। तो इसके नियम को लेकर 3-4 विधियां बना दी गई हैं कि हम कैसे करते। तो एक तो होता है उपयुक्त विधि का चयन, दूसरा हो जाता है उपयुक्त मापनी का चयन, है ना। तो ये आपको यहां पर देखने को मिलेंगे कि एक ये हो गया, कैसे करेंगे आप एक एक करके अपन इनको देखते चलते। उपयुक्त विधि के चयन की बात करें तो अगर आप देखें आंकड़े विभिन्न प्रकार की विषय वस्तु, मतलब क्या है, आंकड़ों में अलग अलग विषय वस्तु आपको आएगी। जैसे आप तापमान की बात करते हैं, वर्षा की बात करते हैं, जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं, जनसंख्या में वितरण की बात करते हैं, विभिन्न उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन की बात करते हैं, उनके वितरण की बात करते हैं, व्यापार आदि की बात करते हैं। तो अब इन सब चीज के लिए क्या है, तो आंकड़ों की इन विशेषताओं को उपयुक्त आलेखी विधि के द्वारा उपयुक्त ढंग से प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। मतलब कैसी विधि? यहाँ पर आलेखी विधि हमने चुन ली कि आलेखी विधि के द्वारा आपको क्या करना है यहाँ पर, कि उसके द्वारा इनको उपयुक्त ढंग से आप प्रदर्शित कर पाएंगे। उदाहरण के लिए हम देखें कैसे कैसे किसमें क्या उपयोग करेंगे। अगर उदाहरण के लिए आप बात करते हैं तो हम देखें, आप विभिन्न देशों और राज्यों के लिए तापमान और विभिन्न समयावधि के बीच जनसंख्या वृद्धि से संबंधित आंकड़े
कैसे बता सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से? तो आप बता सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से रेखा ग्राफ के द्वारा, जो आप ग्राफ बना लेते हैं उसके माध्यम से। इसी तरह जो दंड आरेख होता है, तो दंड आरेख से आप कैसे बना सकते हैं? तो दंड आरेख जो होता है, तो दंड आरेख वर्षा और उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। क्या होता है? उत्पादन को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। जनसंख्या वितरण, मानव और पशुधन दोनों अथवा फसल उत्पादक क्षेत्रों का वितरण कैसे आप कर पाएंगे? तो ये आप कर पाएंगे बहुत आसानी से। कैसे? बिंदु मानचित्र के द्वारा और जनसंख्या घनत्व वर्णमात्री मानचित्र के द्वारा। जनसंख्या घनत्व को आप बता पाएंगे वर्णमात्री मानचित्र के द्वारा, और इनको बता पाएंगे कैसे? बिंदु मानचित्र के द्वारा। तो इनका उपयोग आप करेंगे। दूसरी विधि है उपयुक्त मापनी का चयन। आपको कैसे मापना है ये भी तो आपको डिसाइड करना होगा कि ऐसे ही बोले किसी ने कह दिया कि बोले दूध को नाप दो किलो में और आलू को नाप दो आप लीटर में। मापनी भी तो आपको सही होनी चाहिए। आप कैसे, है ना? तो आपको किस चीज से क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। मापनी का उपयोग आरेख तथा मानचित्रों पर, है ना? कैसे? आरेख तथा मानचित्रों पर आंकड़ों की माप प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। पहला पॉइंट क्लियर है कि यहां पर क्या है? आंकड़ों की माप प्रदर्शित करने के लिए आप उपयुक्त मापनी का उपयोग करेंगे। इसलिए दिए गए आंकड़ों के समूह के लिए उपयुक्त मापनी का चुनाव सावधानी से और संपूर्ण आंकड़े जिनको प्रदर्शित करना है उसे ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। मापनी ना तो बहुत बड़ी होनी चाहिए और ना ही बहुत छोटी होनी चाहिए, है ना? मापनी क्या है कि आप ऐसा ना बना ले कि बहुत बड़ी बना ली और बहुत छोटी बना ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात करें कि इसके लिए आपको क्या है? कुछ चीजें तैयार करना, जैसे शीर्षक। तैयार आरेख या मानचित्र का शीर्षक, क्षेत्र का नाम, प्रयुक्त आंकड़ों का संदर्भ और आरेख के शीर्षक को दर्शाता है। मतलब आपने लिखा तो आप ऊपर जैसे ही कोई रिपोर्ट या आप मैप बनाते हैं तो यहां पर आप लिख देते हैं ना उसके बारे में, यहां पर सारी जानकारी लिख जाती है। तो ये सब क्या हो जाता है? शीर्षक, क्षेत्र का नाम, प्रयुक्त आंकड़ों का संदर्भ, ये सब क्या हो जाता है? आरेख के शीर्षक को दर्शाता है। ये घटक विभिन्न आकार के, है ना, विभिन्न आकार के, मोटाई के अक्षर, है ना, विभिन्न आकार और मोटाई के अक्षर और संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। अलग अलग अक्षर, अलग अलग मोटाई के द्वारा इनको प्रदर्शित करेंगे। अतः चुने गए फॉन्ट, मतलब जो भी अक्षर आप ले रहे हैं, फॉन्ट मतलब जो आप चुनते हैं लिखने के लिए, माप और मोटाई, कागज के आकार तथा मानचित्र आरेख को चित्रित करने के लिए प्रयुक्त स्थान में एक आकर्षक दृश्य होने में सक्षम होते हैं। मतलब चित्र आपको बनाना तो कागज की मोटाई ध्यान रखनी पड़ेगी, स्याही ध्यान रखनी पड़ेगी, उसकी माप क्या है, फॉन्ट क्या आप लिखने वाले हैं, ये सब आपको ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त उनका स्थान निर्धारण भी करना होगा, है ना? उनका स्थान निर्धारण का भी महत्व रखता है। मतलब किस स्थान पर है ये भी बहुत जरूरी है। साधारणतया शीर्षक, उपशीर्षक और संदर्भित वर्ष, इस मैप का शीर्षक क्या है, उपशीर्षक क्या है, किस साल बनाया जा रहा है, आरेख के ऊपर व बीच में दर्शाया जाता है। इनको लिख दिया जाता है कि भाई इन चीजों का हम उपयोग करते हैं। अब आता है एक निर्देशिका। निर्देशिका का मतलब क्या होगा? निर्देशिका अथवा सूचिका किसी भी मानचित्र आरेख का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह मानचित्र और चित्र में उपयोग किए गए रंगों, छाया और प्रतीकों, चिन्हों की व्याख्या करती है। मतलब आपने देखा होगा, आप जब मैप आप ऐसा देखते हैं और यहां पर आपको क्या है कि निर्देशिका बनी रहती है कि तिकोना जहां बना है वो लो इस्पात, स्टार जहां बना है वो ऐसा कहीं बना है तो बोले एयरपोर्ट, इस प्रकार की लाइन बनी है, तो ये सब कुछ लिखा होता है, वो निर्देशिका कहलाती है। इससे सावधानी पूर्वक बनाना चाहिए और मानचित्र और आरेख की विषय वस्तु के अनुरूप इसको लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसका सही स्थिति निर्धारण भी आवश्यक है। सामान्यतः एक निर्देशिका या तो मानचित्र पत्रक पर नीचे बाईं ओर या नीचे दाईं ओर, मतलब क्या है, नीचे बाईं ओर या तो यहाँ यहीं पर ये लिखी होती है। आपने देखा होगा लाइनों के बारे में लिखते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री के लिए है, ये सड़क के लिए बनाई गई है, ये ट्रेन के लिए बनाई गई है, ऐसे इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। दिशा, पृथ्वी के धरातल की भाग का प्रदर्शन होने के कारण मानचित्र का मुख्य दिशाओं के निर्धारण की भी आवश्यकता होती है। इसलिए दिशा प्रतीक अर्थात अंतिम मानचित्र पर उत्तर दिशा का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा कि मानचित्र बना होता है ऐसा, और यहां पर आप देखते हैं कि ऐसा लिखा होता है, एक तीर बना है और यहां पर एन लिखा है, मतलब ऊपर उत्तर की बात की जा रही है कि जो मैप देख रहे हैं वो आप नॉर्थ डायरेक्शन के हिसाब से देखते हैं, तो ये आपको लिखना पड़ता है। या कई सारी जगह आप देख पाए कि कुछ इस तरीके से भी बना रहता है, ऐसा भी लिख देते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसा भी यहां पर लिखा होता है। इस तरीके से भी चीजें को लिख दिया जाता है। तो ये क्या होता है कि भाई जब इन सब चीजों को लिखते हैं तो आपको दिशाएं क्लियर हो जाती हैं कि हम किस दिशा में बढ़ने वाले हैं, किस दिशा में आगे आने वाले हैं। तो ये परिचय के बारे में था। आरेखों और मानचित्रों के लिए सामान्य नियम थे उनके बारे में भी हमने बात करी।
मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन और साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए जाना जाता है। मतलब आपको यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना। जो हमारे क्वालिटी कंटेंट के वीडियो हैं, जैसे आप देखें ये टॉप कोर्सेस है, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, इनके सभी के वीडियोस आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर और एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। आप बॉक्स एंड ई बॉक्स डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक दी गई है, उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।